We have started the chapter number 5, that is the periodic classification of elements. In this chapter we have already done Dobrian triads. Next one, that is the Newland law of octave. And last topic that we have discussed, that is the Mendeleev periodic table. So just take a review of Mendeleev periodic table, or what are the main points of this periodic table. So let's have a look on that. First thing, that is the Mendeleev was the first scientist who classified the elements on the basis of their physical and chemical properties. It means Mendeleev ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की जब क्लासिफिकेशन किया, जो एलिमेंट्स की जब क्लासिफिकेशन की थी, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया था। जो भी एलिमेंट्स उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने स्टडी किया और उसके बेसिस पर उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल तैयार की। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स के ऊपर काम किया था। नेक्स्ट वन, दैट इज़ द, ये आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डायग्राम है। ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो शो की गई है। इसमें जो मेंडलीव थे उन्होंने 6 पीरियड्स के बारे में बताया और 8 ग्रुप्स के बारे में हमें बताया था, यानी कि जो भी एलिमेंट्स थे उनको 8 ग्रुप और 6 पीरियड के अंदर क्लासीफाई किए गए थे। उन्होंने जब स्टडी की एलिमेंट्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो उन्होंने मेनली ऑक्साइड्स के ऊपर स्टडी की थी और जो हाइड्राइड्स थे एलिमेंट्स की उनकी स्टडी की थी। इसका एक रीज़न ये था कि ऑक्साइड इट मीन्स ऑक्सीजन, हाइड्राइड इट मीन्स हाइड्रोजन, ये काफ़ी रिएक्टिव थे और इनके कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स के साथ ईजिली फॉर्म हो जाते थे, जो भी एलिमेंट्स थे उनके साथ ईजिली इनके कंपाउंड मिले हमें, जिनकी वजह से जो मेंडलीव थे उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के कंपाउंड्स की स्टडी की। देन मेंडलीव ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो पीरियोडिक टेबल थी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए एटॉमिक मास के साथ साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया था। प्लस उन्होंने जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी या उन्हें आइडिया था कि शायद यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट आ सकता है या इन फ्यूचर किसी और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है, तो उन एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव ने स्पेस रखा था अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। बाद में उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और उन्हें इस पीरियोडिक टेबल के अंदर सेटअप कर दिया गया। सो बेसिकली 3 एलिमेंट्स थे जिनके लिए मेंडलीव ने स्पेस छोड़ा था अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो फर्स्ट एलिमेंट था जिसे एका बोरोन के नाम से रखा गया। सेकंड एलिमेंट था जिसे एका एल्युमिनियम कहा गया और थर्ड एलिमेंट जिसका नेम मेंडलीव ने एका सिलिकॉन दिया था। सो एका बोरोन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन कौन कौन से एलिमेंट थे जिनकी बाद में डिस्कवरी हुई। जिसे मेंडलीव ने एका बोरोन कहा था उसे बाद में डिस्कवर करके स्कैडियम का नेम दिया गया। सेकंड एलिमेंट जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर स्पेस छोड़ा था वो था एका सिलिकॉन, सॉरी एका एल्युमिनियम। सो एका एल्युमिनियम जो सेकंड एलिमेंट था, एका एल्युमिनियम की जब डिस्कवरी हुई तो वो जो नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नेम था गैलीलियम, जिसे मेंडलीव ने एका एल्युमिनियम कहा था। थर्ड एलिमेंट जिसके लिए मेंडलीव ने स्पेस रखा था अपनी पीरियोडिक टेबल में वो था एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन की जब डिस्कवरी हुई तो उस एलिमेंट को नेम दिया गया जर्मेनियम। सो बेसिकली यहाँ 3 एलिमेंट्स थे जिनके लिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर स्पेस रखा था। उन्हें आइडिया था कि शायद इन फ्यूचर इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो जाए। एका जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 1। इट मीन्स अगर एका बोरोन की हम बात करते हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट है वो बोरोन उससे पहले आया है। सपोज अगर मैं एका बोरोन कहती हूँ, एका बोरोन का मीनिंग है बोरोन उस एलिमेंट से पहले है।
that means स्कैडियम इज़ देयर। सो इस तरह से मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर उन एलिमेंट्स के लिए भी स्पेस रखा जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। और मेंडलीव की के टेबल की खास बात ये भी थी कि मेंडलीव ने नोबल गैसेस के बारे में बताया था। उन्हें आइडिया था कि जो इनर्ट गैसेस हैं उनकी इन फ्यूचर डिस्कवरी हो सकती है, और उसके लिए मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल सेटअप किया था नोबल गैसेस के लिए, उन्होंने इसमें यहाँ स्पेस नहीं शो किया, बट जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उन्हें इस टेबल के साथ एक अलग कॉलम के अंदर सेटअप कर दिया गया, ताकि जो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है इसमें किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो। सो मेंडलीव ने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क किया था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, पर फिर भी जो एलिमेंट्स थे या जो उनकी पीरियोडिक टेबल थी उनमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। सो उन कमियों को कंप्लीट किया जो हमारी नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल थी उसने। सो लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो फर्स्ट वी सी व्हाट आर द limitations of Mendeleev periodic table. So let's have a look on the Mendeleev periodic tables limitation. So first limitation के अंदर हम कह सकते हैं कि जो मेंडलीव थे उन्होंने हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को हमें नहीं बताया था, यानी कि जो हाइड्रोजन है उसकी पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी उसके बारे में उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया, या जो पोजीशन उन्होंने हाइड्रोजन के लिए फिक्स की थी उस पोजीशन को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर वो पोजीशन हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी उसे ग्रुप 1 के अंदर रखा था, यानी कि अल्कली मेटल्स के अंदर रखा था, क्योंकि जो हाइड्रोजन के कंपाउंड थे और जो अल्कली मेटल्स के कंपाउंड थे उनका जो बेसिक फार्मूला था वो सेम था। मीन्स अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें एक ही क्लोरीन ऐड होती है। सेम वैसे जो बाकी के दूसरे अल्कली मेटल्स थे, इनकी ग्रुप फर्स्ट के जो मेटल्स थे, अगर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते उस केस में भी वो वैसा ही कंपाउंड बनाते जैसा हाइड्रोजन बनाता। सेकेंडली देखा गया कि जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल के करेक्टरिस्टिक के साथ साथ वो हैलोजेंस के करेक्टरिस्टिक्स को भी फॉलो करता है। हैलोजेंस मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं, जो कि ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं जो हमारी आज की पीरियोडिक टेबल उसके अकॉर्डिंग। तो जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हैलोजेंस की तरह भी रिएक्ट कर रहा था, यानी कि हैलोजेंस क्या थे, डाइएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि अगर आप फ्लोरीन की बात करो तो F2 की फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन हमें Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, ब्रोमीन हमें Br2 की फॉर्म में मिलता है, और आयोडीन हमें I2 की फॉर्म में मिलता है। तो हाइड्रोजन भी हैलोजेंस की तरह ही रिएक्ट कर रहा था, यानी कि हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता था, यानी कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसी वजह से जो ये पॉइंट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट लिमिटेशन बनी। सेकंड लिमिटेशन थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो थी आइसोटोप्स के बारे में, यानी कि जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल सेटअप किया था उस टाइम आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई उस टाइम आइसोटोप्स के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेंडलीव ने प्रिपेयर की थी वहाँ कोई स्पेस ही नहीं था। मीन्स आइसोटोप जो एलिमेंट्स के जिस भी एलिमेंट्स के आइसोटोप डिस्कवर हुए हैं उन्हें कहाँ रखा जाए उसके बारे में मेंडलीव ने नहीं बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट लिमिटेशन बनी मेंडलीव की वो थी आइसोटोप्स की पोजीशन के साथ साथ उन्होंने जब अपनी पीरियोडिक टेबल को सेटअप किया था तो उनका जो बेस था सेटअप करने का पीरियोडिक टेबल वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल थी वो ऐसे अरेंज की गई थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट का मास है सेकंड एलिमेंट से कम होगा,
या सेकंड एलिमेंट का मास है वो फर्स्ट एलिमेंट के मास से कम होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन थे जो कि निकल के केस में देखा गया। सो लेट्स सी, यहाँ पर आपको ये जो मेंडलीव ने सेटअप किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, यहाँ पर हम इनके एटॉमिक मास को ध्यान से देखें, फ्लोरीन का जो आयरन है, आयरन का एटॉमिक मास है 55.85, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93, यानी कि आयरन से अगर हम कोबाल्ट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। पर अगर हम कोबाल्ट से निकल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक मास घट रहा है। सो मेंडलीव ने हम इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया था कि ये ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने इसे आप कह सकते हो रॉन्ग वे में अरेंज कर दिया था, जिसकी वजह से क्या है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। सो अब इसकी रिजेक्शन यानी कि जो जो इसके मेन कॉजेज थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की रिजेक्शंस की, उसे फुलफ़िल किया, यानी कि उसकी कमियों को दूर करने का जो काम थे, उसकी कमियों को दूर किया गया बाय द हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने 1933 में एक नया कंसेप्ट दिया पीरियोडिक टेबल को बनाने का, या फिर आप कह सकते हो एक नई क्लासिफिकेशन हमें दी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए एटॉमिक नंबर्स का यूज़ किया था। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया कि आप जो भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हो, जो भी पीरियोडिक टेबल आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसे एटॉमिक नंबर के बेसिस पर कर सकते हो। उन्होंने ये भी कहा द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी कि जो भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं वो उनके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग हैं। इट मीन्स पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती है या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास टॉप 10 एलिमेंट्स आप ले रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट लिखा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आपने 10 एलिमेंट मेंशन कर दिए। जो 11th नंबर का एलिमेंट आपने लिखा, इसकी प्रॉपर्टी सपोज करो फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रही है, तो ये जो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती है, इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या फिर पर्टिकुलर नंबर के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना या फिर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का सिमिलर होना। सो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज द पीरियोडिक टेबल or who has given the concept of arranging periodic table on the basis of atomic numbers.